बढ़ते हुए बड़ी खबर आज शाम 4 बजे ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी। हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी ममता बनर्जी, प्रेस से बातचीत करेंगी। ममता ने इससे पहले अपने साथ मारपीट का गंभीर आरोप कल लगाया। काउंटिंग सेंटर के भीतर मारपीट का बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि मैं जब अंदर गई तो मेरे साथ मारपीट हुई, मुझे धक्का दिया गया, मेरे एजेंट्स को अंदर नहीं जाने दिया गया। तमाम बड़े आरोपों के बीच उन्होंने निर्वाचन आयोग और बीजेपी पर धांधली का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा सीटें चुराई हैं, संस्था यहां पर चुरा ली गई है, कई बड़े आरोप हैं। ऐसे में आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो मुख्यतः वो कौन सी बातें होंगी जिन पर वो चर्चा करेंगी। प्रेस वार्ता के दौरान लगातार निगाहें उन्हीं बिंदुओं पर। रमन राय हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कुछ खास इसमें रहेगा और कौन कौन शामिल होगा ममता बनर्जी के साथ? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज शाम 4 बजे ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है उसमें अभिषेक बनर्जी भी साथ में होंगे, लेकिन सीधे तौर पर ममता बनर्जी अपने चुनाव हारने का जो इल्जाम है वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षा बल पर ठीकरा फोड़ते नजर आई, क्योंकि ममता बनर्जी जान चुकी थी कि वो ये चुनाव हारने वाली है। क्योंकि 15 साल की एंटी इनकन्वेंसी बंगाल में जिस तरीके से थी, जमीन पर परिवर्तन की लहर साफ दिख रही थी। हालांकि लोग बोल नहीं रहे थे, लेकिन चुपचाप कमल छाप इस बार बंगाल में काफ़ी ज़्यादा हुई है। इस वजह से 206 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। और ममता बनर्जी जिस तरीके से कल भवानीपुर सेंटर पर पहुंची, 15 राउंड तक वो आगे चल रही थी। जैसे ही पहुंचती है 4 घंटे तक मतगणना को रोका जाता है और 4 राउंड की जब गिनती होती है तो शुभेंदु अधिकारी 15,000 से ज़्यादा वोटों से जीतते हैं। और ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें लात मारा गया, उन्हें रोका गया और केंद्रीय सुरक्षा जो एजेंसियां है उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की है। तो साफ तौर से आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी का सीधा हमला चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षा बल और भारतीय जनता पार्टी पर होगा। लेकिन ममता बनर्जी को ये पता था कि वो ये चुनाव हार रही है, क्योंकि 15 साल में जिस तरीके से एंटी इनकन्वेंसी ग्राउंड पर पैदा हुई है, ममता बनर्जी एसआईआर के साथ भी उनको पता हो गया था कि ये चुनाव इस बार बहुत टफ होगा। और नतीजों में साफ तौर पर दिखा है कि टीएमसी बिल्कुल रमन, इसे ममता बनर्जी धांधली करार दे रही है, कई बड़े आरोप लगा रही है, लेकिन विपक्ष इसे हार की बौखलाहट बता रहा है। बहरहाल 4 बजे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो नजर लगातार बनी रहेगी। आप नजर बनाए रखिएगा, आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। तो देखिए, बंगाल में बीजेपी की बंपर जीत हुई है और टीएमसी को करारी हार मिली है, तो वहीं कांग्रेस ने भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखाया। जरा सुनिए बंगाल चुनाव के परिणामों पर क्या कह रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता और बहरामपुर से उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी। ये बंगाल में सैफ्रॉन लहर जिसको कहते हैं, एक सत्ता विरोधी लहर और उसके साथ साथ जो गरुआ लहर, दोनों की मिलते हुए ये नतीजा ऐसा निकला। लोगों को तो उम्मीद था कि कुछ परिवर्तन होने जा रहे हैं, लेकिन इस तरीके की होगी कि कोई नामो निशान नहीं रहेगा टीएमसी पार्टी के, ये हमारे सोच के बाहर जरूर थे। और हम कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग चुनाव लड़े थे। चुनाव के पहले भी हम कह चुके हैं कि कांग्रेस को जिंदा करने के लिए, कांग्रेस को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, कहीं बचा पाए कहीं नहीं पाए। तो प्रचंड जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ममता, तेजस्वी, राहुल, शुभेंदु जो हैं वो सब बाहर हो चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी ने यह दावा किया और कहा कि यूपी चुनाव को लेकर बड़ा बयान भी कर दिया। 2027 के चुनाव पर शुभेंदु अधिकारी ने बोला कि ममता के बाद अब अखिलेश की बारी है। तो सीधे तौर पर उन्होंने निशाने पर रखा तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी को और कहा कि अब अखिलेश तैयारी कर लें, उनके यहाँ पर चुनाव जब होंगे तो अब उनकी बारी है। पंजाब चुनाव की अब बात कर लेते हैं। पंजाब चुनाव पर सांसद बांसुरी स्वराज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मोदी पर भरोसे की सुनामी चल पड़ी है और बंगाल के बाद अब पंजाब की बारी है। ये खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, ममता आज खत्म हो गया और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो जाएगा। लास्ट लोकसभा चुनाव में भवानीपुर में सीपीएम का 14,000 वोट था। कम से कम 10,000 वोट सीपीएम का सपोर्टर ने देख लिया, ये सब सीपीएम करके कुछ नहीं होगा, शुभेंदु करेगा, दे दिया मुझे। और पूरा के पूरा हिंदू समाज, वो बंगाली हिंदू हो सकता है, जैन समाज हो सकता है, गुजराती हो सकता है, सिख समाज हो सकता है, मरवाड़ी हो सकता है, पूर्वांचली हो सकता है, सब मिल के एक साथ वोटिंग किया। इसलिए ममता बनर्जी वो खिदिरपुर में 20,000 लीड लिया
बाकी सब मेरा लीड हुआ। मुझे लगता है इस देश के देवतुल्य मतदाता का उद्घोष था आज उनके उद्बोधन में। मैं इस देश के देवतुल्य मतदाता का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूं, चाहे वो असम में हैट्रिक हो, चाहे वो डबल सेंचुरी जो हमने अचीव करी है वेस्ट बंगाल में, चाहे वो पुदुचेरी में दूसरी बार सरकार आई है। मैं इतना जरूर कहूंगी कि ये मात्र एक लहर नहीं है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों की सुनामी है। और बंगाल तो उठी लहर, हुण पंजाब दी है बारी। तो बीजेपी नेताओं की आपने प्रतिक्रिया सुन ली। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रभाकर और रमन नायक एक बार फिर से जुड़ गए हैं। प्रभाकर, मैं सबसे पहले आपसे सवाल लेना चाहूंगी। पश्चिम बंगाल के तर्कश से निकला ये तीर क्या अगला निशाना पंजाब और उत्तर प्रदेश को बनाएगा? क्योंकि जीत के बाद गदगद नेता यही कह रहे हैं कि अब अखिलेश की बारी है और पंजाब में मोदी की सुनामी आएगी। जी बिल्कुल, देखिए ये अश्वमेध का घोड़ा है। कल मैं एक बीजेपी के बड़े नेता से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि देखिए ये हम जो है हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि सभी स्टेट में, सभी राज्यों में भगवा जो है वो लहराए और बीजेपी का झंडा जो है वो लहराए। बंगाल की जीत जो है वो एक माइलस्टोन जीत है भाजपा के लिए। भाजपा हालांकि बहुत सारे स्टेट्स में है, बहुत सारे चुनाव उन्होंने जीते हैं, लेकिन बंगाल का एक अलग मायने है क्योंकि पहली बार यहाँ पे भाजपा सरकार बनाने जा रही है। और यहाँ की लड़ाई जो है सबसे कठिन लड़ाई थी, ममता बनर्जी से लड़ाई थी, जो कि एक स्ट्रीट फाइटर हैं। वो एक ऐसी महिला हैं जो सड़कों पे आके लड़ती हैं और उनसे लड़ना आसान नहीं है। इस लड़ाई को जब भाजपा ने जीती है तो उनके हौसले जो हैं वो काफ़ी बढ़े हुए हैं, काफ़ी उनके हौसले काफ़ी बुलंद हैं। और उनका कहना है कि अब जो पंजाब की बात करें, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश जो हमारा अगला ये होगा, उत्तर प्रदेश में इस परफॉर्मेंस को रिपीट करना है। बिल्कुल प्रभाकर, यहाँ पर जो जीत के बाद खुशी है वो साफ तौर पर कॉन्फिडेंस जो होता है उसमें नजर आ रही है। आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। 7 मई को सम्राट कैबिनेट का विस्तार होना है। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। 27 मंत्री अपने पद की शपथ लेंगे और 6 मई को सम्राट कैबिनेट की अहम बैठक भी होनी है। तो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब 7 मई को कैबिनेट का विस्तार होगा। गांधी मैदान में ये पूरा कार्यक्रम होगा जिसमें 27 मंत्री अपने पद की शपथ लेंगे और उसके बाद 6 मई को सम्राट कैबिनेट की अहम बैठक होगी। प्रभाकर, बिहार की राजनीति भी बेहद दिलचस्प हो गई है। अब देखिए कि मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन कैबिनेट का विस्तार यहां पर होना है। 27 मंत्री यहां पर शपथ ग्रहण करेंगे। कौन कौन से चेहरे होंगे वो? जी देखिए, ये इसी की इंतजार किया, बंगाल चुनाव का इंतजार किया जा रहा था, इसके रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा था। और इसी कारण से अभी आप देख रहे थे कि वहाँ पर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री थे और जदयू के 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। ये 3 लोगों के भरोसे पूरी बिहार सरकार चल रही है। एक्सपेंशन की बात होनी थी लेकिन एक्सपेंशन को रोक दिया गया था बंगाल चुनाव के चलते, क्योंकि सभी बड़े नेता जो हैं वो बंगाल चुनाव में बिजी थे। अभी हमने देखा 2 दिन पहले कैसे सम्राट चौधरी दिल्ली गए, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और जो कैबिनेट में उनके चेहरे होंगे, खासकर भाजपा के जो चेहरे होंगे, उस पर मुहर लग गई, उस पर अंतिम मुहर लग गई। जहाँ तक जदयू की बात है, जदयू अपने सभी पुराने चेहरों को रिपीट कर रही है और साथ में जो हमारी जानकारी है उसमें कुछ नए चेहरे उनको वो उसमें शामिल करेगी।